30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक प्राइवेट जेट जिसका नाम था द लॉलिटा एक्सप्रेस। अंदर का नज़ारा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। महंगी शैंपेन, वेलवेट सीट्स और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स, हॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर्स, नोबेल प्राइज़ जीतने वाले साइंटिस्ट सब हंस रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इस प्लेन के पिछले हिस्से में एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ कुछ लड़कियाँ बैठी थीं जो डरी हुई और सहमी हुई थी। उनकी उम्र मुश्किल से 14 से 15 साल की होंगी। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही हैं। उन्हें बस इतना कहा गया था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। नीचे कैरिबियन समुद्र के बीच एक आइलैंड उनका इंतज़ार कर रहा था। ये आइलैंड उन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन वहीं इन गर्ल्स के लिए ये नर्क से भी बदतर था। बाहर की दुनिया के लिए यह आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स था, एक पैराडाइज। लेकिन वहाँ काम करने वाले लोकल्स इसे एक दूसरे नाम से बुलाते थे, द आइलैंड ऑफ सिन। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके सिस्टम और जस्टिस को खरीदने की कोशिश की। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो यहाँ तक कहती है कि वो सनकी भी था। वो अपना डीएनए पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। वो साइंटिस्ट को हायर करता और उनसे एक अलग इंसानी नस्ल बनाने को कहता। उसके पास दुनिया के बड़े और ताकतवर लोगों का कंट्रोल था। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स ट्रैफिकर बना। जिसके पास कॉलेज की डिग्री तक नहीं थी, वो कैसे बिलीनियर बना। जिसके पास पूरा का पूरा आइलैंड था। पकड़े जाने पर कैसे उसने अपने पैसे और पावर के दम पर जस्टिस को खरीद लिया। आखिर वो कौन से ऐसे सीक्रेट्स थे जिससे वो उन ताकतवर लोगों को कंट्रोल करता था। और आखिर में सबसे बड़ा राज, वो अमेरिका के सबसे हाई सिक्योरिटी वाले जेल में सुसाइड कैसे किया, या फिर बात कुछ और ही थी। आज हम जानेंगे आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। हेलो दोस्तों, डार्क डायरीज में आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसी फाइल जिसे बंद करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने जोर लगा दिया। ये है द जेफरी एप्स्टीन फाइल। कहानी शुरू होती है ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, अमेरिका से, जहां जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को एक यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पिता सैमुअल एप्स्टीन एक पार्क में काम करते थे और माँ पॉलिन एक स्कूल में नर्स का काम करती थी। एप्स्टीन बड़ा भाई था। उसका एक छोटा भाई था मार्क। वो कोनी आइलैंड के सी गेट में बड़ा हुआ, जहाँ वो पब्लिक स्कूल में पढ़ा। स्कूल में वो ब्रिलियंट था, लेकिन डिग्री कभी पूरी नहीं की। 1969 में 16 साल की उम्र में लाइफेट हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया। फिर कूपर यूनियन और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कोरांट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की। लेकिन 1974 में डिग्री कंप्लीट किए बिना ही उसने छोड़ दिया और इसी साल उसने मैनहाटन के डॉल्टन स्कूल में मैथ्स टीचर की जॉब पकड़ी, जहां बड़े बड़े अरबपतियों के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ एक सवाल था कि इतनी एलीट स्कूल में बिना डिग्री के उसको जॉब कैसे मिली। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वो मैथ्स में अच्छा था और इसके बेसिस पे उसको यहाँ पर जॉब मिल गई। वैसे तो एक अच्छा टीचर था, लेकिन यहाँ पर वो अंडर एज गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करता, उनके साथ पार्टियों में जाता और उसकी इसी सब हरकतों से 1976 में उसे निकाल दिया गया। लेकिन इसी स्कूल से उसे वॉल स्ट्रीट का कनेक्शन मिला। डोनाल्ड बेयर के बेटे ने उसे बेयर स्टर्न्स बैंक में इंट्रोड्यूस किया। 1976 से 1981 तक वो वहाँ ऑप्शन ट्रेडर बना। फिर देखते ही देखते वो लिमिटेड पार्टनर तक बन गया। लेकिन 1981 में ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने उसे इनसाइडर ट्रेडिंग और रेगुलेशन डिवॉल्यूशन के कारण इन्वेस्टिगेट किया, जिसकी वजह से वो उसने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं लगा था। यहाँ से उसकी रेपुटेशन बनी रिस्क लेने की, लेकिन स्मार्ट। लोग कहते हैं कि एप्स्टीन अगर मिट्टी को भी छूता तो वो सोना हो जाता। और उसी साल एप्स्टीन ने अपनी कंपनी शुरू की, इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप। ये कंपनी अमीर क्लाइंट्स के लिए एम्बेजल्ड मनी यानी कि चोरी की गई रकम को रिकवर करती थी। यहाँ से ही वो इंटरनेशनल डील्स में घुसा, जैसे कि सऊदी अरब के आर्म्स डीलर अदनान खगोशी के साथ उसने मिलकर काम किया। इन्वेस्टिगेशंस बताती हैं कि उसका कनेक्शन स्टीवन हॉफनबर्ग से था। हॉफनबर्ग हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम में से एक चला रहा था, यानी कि लोगों से पैसा लेना और पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स के पैसे दिखाकर उनको प्रॉफिट बताना। 1987 में एप्स्टीन ने टावर्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया, जो कि एक पॉन्जी स्कीम निकली। और जब यह स्कैम पकड़ा गया तो हॉफनबर्ग को 20 साल की सज़ा हुई, लेकिन एप्स्टीन बच गया क्योंकि उसको इसके बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए उसने पहले ही छोड़ दिया। 1988 में एप्स्टीन ने खुद की एक कंपनी जे एप्स्टीन एंड कंपनी शुरू की, जो कि बिलियनियर्स के लिए एसेट मैनेज करती थी। उसका क्लाइंट लिस्ट देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ बिलियनियर्स। अगर आपकी नेटवर्थ $1 बिलियन से कम है तो एप्स्टीन आपसे बात तक नहीं करता था। लेकिन सवाल ये है कि उसके पास शुरुआती पैसे आए कहाँ से। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये पोंजी स्कीम से जो पैसा मिला था, शायद वही एप्स्टीन के एम्पायर का फाउंडेशन बना। उसका सबसे बड़ा क्लाइंट था लेक्स वैक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट और द लिमिटेड का ओनर। लोग कहते हैं कि एप्स्टीन ने वैक्सनर के दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और 1991 में वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पावर ऑफ अटर्नी दी। मतलब एप्स्टीन उसके लिए घर, प्लेन, यार्ड सब मैनेज करता था। न्यूयॉर्क के सबसे पॉश एरिया में उसने घर खरीदा। घर नहीं बल्कि एक महल था
9 मंजिला 50,000 स्क्वायर फीट। ये मैनहाटन का सबसे बड़ा प्राइवेट घर था। इस घर को उसने लेस वैक्सनर के पैसों से लिया था। वो अपने आप को पपेट मास्टर समझता था। वो चाहता था कि उसका डीएनए पूरी दुनिया में फैले। वो साइंटिस्ट को बुलाता और कहता कि वो एक अलग इंसानी नस्ल पैदा करना चाहता है। यह आदमी सिर्फ अमीर ही नहीं, ये जहनी तौर पर बीमार था। लेकिन अफसोस, पैसा पागलपन को छुपा लेता है। एप्स्टीन की असली पावर उसके सोशल नेटवर्क में थी। वो दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों से जुड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप से उसकी दोस्ती 1980s से ही थी। ट्रंप ने 2002 के एक स्टेटमेंट में कहा था, ही इज़ ए टेरिफिक गाय, ही लाइक्स ब्यूटीफुल वुमेन एज मच एज आई डू एंड मेनी ऑफ देम आर ऑन यंगर साइड, जो इन दोनों की दोस्ती को दर्शाता है। और सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बल्कि प्रिंस एंड्रयू, एहुद ब्राक, बिल गेट्स जैसे लोग उसके सर्कल में थे। अब आते हैं केस के सबसे डार्क पार्ट पर। 1996 में मारिया नाम के एक फॉर्मर ने एफबीआई को रिपोर्ट की कि एप्स्टीन ने उसे अब्यूज़ किया, लेकिन एफबीआई ने 10 साल तक कुछ नहीं किया, क्योंकि एप्स्टीन एक बिलियनियर और रिप्यूटेड पर्सन था। कहानी में मोड़ आता है 2005 से। पाम बीच पुलिस स्टेशन में एक माँ रोते हुए आती है। वो बताती है कि उसकी 14 साल की एक बेटी को मेंशन में मसाज के बहाने बुलाया गया और उसके साथ वहाँ पर दरिंदगी हुई। उस मेंशन का मालिक कोई और नहीं बल्कि जेफरी एप्स्टीन था। पुलिस चीफ माइकल राइटर ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अंडरकवर ऑफिसर्स लाए गए और जब पुलिस और जर्नलिस्ट उसके घर के अंदर गए तो उन्होंने वहाँ लग्जरी नहीं बल्कि पागलपन देखा। एंट्रेंस हॉल की दीवारों पर इंसानी बालों से बनी पेंटिंग्स थी। जहाँ भी आप देखते वहाँ प्रोस्थेटिक यानी कि नकली आंखें रखी हुई थी। मेंटल पीस पर, टेबल पर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो घर आपको घूर रहा हो। एक कमरे में बिल क्लिंटन की पेंटिंग थी जिसमें उन्होंने नीली ड्रेस पहनी थी। और जब पुलिस ने एप्स्टीन के घर के कचरे की तलाशी ली तो मानो उनके हाथ एविडेंस का खजाना लग गया। उसमें कुछ डायरी के पन्ने मिले जिसमें लड़कियों के नाम और उनकी उम्र लिखी थी। उसके फ्लाइट लॉग्स, जिससे यह पता चलता है कि एप्स्टीन अपने प्राइवेट जेट द लॉलिटा एक्सप्रेस में किसे बिठाकर अपने आइलैंड लेकर जाता था। पुलिस को घर के अंदर से ऐसे हार्ड ड्राइव मिले जिसमें डरावनी टेप्स थी। सबूत इतने सॉलिड थे कि पाम बीच पुलिस को लगा कि इस आदमी का अब खेल खत्म। दोस्तों, अब कहानी के थोड़ा पीछे जाते हैं और बात करते हैं इस कहानी के दूसरे सबसे बड़े विलेन की। अकेला एप्स्टीन ये सब नहीं कर सकता था। उसे ज़रूरत थी एक ऐसे चेहरे की जिस पर लोग भरोसा करें। एक औरत, गिस्लेन मैक्सवेल। गिस्लेन एक मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। इनकी मुलाकात 1991 में हुई थी और दोनों में एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हुआ। वो खूबसूरत थी और सोफिस्टिकेटेड थी और हाई सोसाइटी में सब उसे जानते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो एप्स्टीन की सबसे बड़ी रिक्रूटर थी। इनका तरीका बेहद सिंपल और ख़तरनाक था। ये पाम बीच, फ्लोरिडा स्कूल के बाहर टारगेट करते थे उन लड़कियों को जो गरीब थी, जिनकी फैमिलीज ब्रोकन थी, जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। गिस्लेन उनके पास जाती और कहती, तुम्हें एप्स्टीन के घर आना है, मसाज देनी है और तुम्हें $200 मिलेंगे। एक 14 साल की लड़की के लिए $200 एक बड़ी रकम थी। वो सोचती थी सिर्फ मसाज ही तो करनी है और वहाँ एक लेडी यानी कि गिस्लेन भी तो मौजूद होगी तो ये सेफ़ ही होगा। लेकिन जब वो उस भारी भरकम दरवाजे के अंदर जाती तो दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता। मसाज धीरे धीरे एब्यूज़ में बदल जाता और सबसे डरावना पार्ट, जब वो लड़की रोते हुए वहाँ से निकलती तो एप्स्टीन उससे कहता, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो अगली बार अपनी किसी फ्रेंड को साथ में लेके आना। विक्टिम्स को ही रिक्रूटर बना दिया गया। सालों तक ये चलता रहा। हज़ारों लड़कियाँ आई और गईं। अब वापस 2005 पे आते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो 36 लड़कियां मिली जिनकी उम्र 14 से 17 साल की होगी, जो हाई स्कूल में स्टूडेंट्स थी। वहाँ की लोकल पुलिस ने 13 महीने तक इन्वेस्टिगेशन की और एक 53 पेज की चार्जशीट तैयार की। अगर केस कोर्ट में जाता तो एप्स्टीन को कम से कम सारी ज़िंदगी जेल की हवा खानी पड़ती। एफबीआई भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। लेकिन तभी कुछ अजीब होना शुरू हुआ जिसने वहाँ के जस्टिस सिस्टम पे हमेशा के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया। जब पैसा और पावर बात करते हैं तो इंसाफ की आवाज़ दब जाती है। एप्स्टीन ने अपने डिफेंस के लिए अमेरिका के सबसे महंगे और ताकतवर लॉयर्स की एक फ़ौज खड़ी कर दी। इन्हें ड्रीम टीम कहा गया। इस ड्रीम टीम में वो लॉयर्स थे जिन्होंने बड़े बड़े माफिया और पॉलिटिशियंस को बचाया था। लेकिन इन लॉयर्स ने कोर्ट में लड़ने की बजाय पर्दे के पीछे एक डील करना शुरू किया और उनकी मुलाकात हुई यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा से, जो उस वक्त के फेडरल प्रोसिक्यूटर थे। इन दोनों के बीच एक ऐसी सीक्रेट डील हुई जिसने जस्टिस वर्ड का मीनिंग ही खत्म कर दिया। इस डील को नाम दिया गया एनपीए यानी कि नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। इस डॉक्यूमेंट ने एप्स्टीन को भगवान बना दिया। सुनिए इस डील में क्या लिखा था। नंबर 1, एप्स्टीन पर कोई फेडरल चार्ज नहीं लगेगा। नंबर 2, एफबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत बंद करेगी। और तीसरा, जो कि सबसे खतरनाक था, इस डील ने एप्स्टीन को ही नहीं बल्कि उसके सारे अननोन को कॉन्स्पिरेटर यानी कि उसके सारे दोस्तों को जिनका उस फाइल में नाम था, उन सबको छूट दे दी गई। मतलब एप्स्टीन के साथ साथ जिस बड़े आदमी ने पाप किया था, अब उन्हें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती थी। और सज़ा क्या मिली? ज़िंदगी भर की जगह सिर्फ 13 महीने।
वो भी ऐसी जेल में जहां कानून उसकी मुट्ठी में था। उसे दिन में 12 घंटे यानी कि सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक जेल के बाहर अपनी लग्जूरियस ऑफिस में जाने की इजाज़त थी। वो सिर्फ रात को वहाँ सोने आता था। ये सज़ा नहीं थी दोस्तों, ये एक बिलीनियर्स की 13 महीने की लंबी वैकेशन थी। और विक्टिम्स, उन मासूम लड़कियों को तो बताया तक नहीं गया था कि कोर्ट में ऐसी कोई डील चल रही है। इंसाफ बिक चुका था, लेकिन एक सवाल सबको परेशान कर रहा था। आखिर अलेक्जेंडर एकोस्टा जैसे सीनियर ऑफिसर ने इतनी शर्मनाक डील क्यों की? आखिर एप्स्टीन को बचाने के लिए ऊपर से प्रेशर किसने डाला? इसका जवाब शायद पुलिस के हाथ लगी उस छोटी सी डायरी में छुपा था, जिसे नाम दिया गया द लिटिल ब्लैक बुक। इस ब्लैक बुक में एप्स्टीन के सारे दोस्तों और कॉन्टैक्ट्स के नाम और नंबर थे। और ये कोई आम नंबर नहीं थे। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू, बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स, साइंटिस्ट और मीडिया टाइकून। तो शायद अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये डील किसके प्रेशर में आके हुई होगी। पुलिस के पास डायरी थी, लेकिन उन्हें आदेश था कि उन नामों पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो। कुछ एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट एक बहुत ही डार्क थ्योरी देते हैं कि एप्स्टीन अपने इन मेहमानों को आइलैंड या मैंशन में बुलाकर सीक्रेटली उनका वीडियो बनाता था। कहा जाता है कि उसके घर के हर कमरे में, हर बाथरूम में एक हिडन कैमरास छुपे थे। वो इन ताकतवर लोगों की कमजोरी रिकॉर्ड कर रहा था। ये लोग उसे बचा नहीं रहे थे, बल्कि उससे डरते थे, क्योंकि अगर एप्स्टीन डूबता तो वो अकेले नहीं डूबता, वो वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक की सरकारें गिरा देता। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि वो CIA या फिर इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद का एक एसेट था, जिसका काम था कि ग्लोबल लीडर्स को ब्लैकमेल करना। हालांकि ये सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है। 2008 के बाद अगले 10 सालों तक जेफरी एप्स्टीन शान से घूमता रहा। वो पार्टीज करता, अपने प्राइवेट जेट में उड़ता, ऐसा लग रहा था वो कानून से ऊपर है। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात की सुबह होती है। 2018 में मियामी हेराल्ड न्यूज़पेपर की एक निडर जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने उन पुरानी फाइल्स को फिर से खोला। उन्होंने उन विक्टिम्स को ढूंढा जिनकी आवाज़ें दबा दी गई थी, और उनके बेखौफ पत्रकारिता से ही दुनिया को सच पता चला। और अब दुनिया बदल चुकी थी। #MeToo मूवमेंट आग लगा रहा था। आगे चलकर जब जूली की रिपोर्ट बाहर आई तो पूरे अमेरिका में भूकंप आ गया। यहाँ जूली के वो 4 सबसे बड़े खुलासे थे जिन्होंने लोगों में गुस्सा और जोश दोनों भर दिया। पहला खुलासा, ब्राउन ने बताया कि जब अलेक्जेंडर एकोस्टा ने एप्स्टीन के साथ डील साइन की तो उन्होंने क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट, जो कि विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करता है, उसको सीधा सीधा तोड़ दिया था। फेडरल कानून कहता है कि अगर कोई भी प्ली डील होती है तो विक्टिम्स को बताना ज़रूरी है। लेकिन एकोस्टा और एप्स्टीन के लॉयर्स ने ये डील इतनी चुपचाप की कि उन दर्जनों लड़कियों को पता तक नहीं चला कि उनका मुजरिम छूट गया है। इंसाफ बिक चुका था और विक्टिम्स को अंधेरे में रखा गया था। दूसरा खुलासा, सबसे बड़ी बात यह थी कि जूली के ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट के लिए 80 से ज़्यादा महिलाओं को ढूंढा। उस वक्त तो वो माइनर थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई थी। पहली बार कोर्टनी वाइल्ड और वर्जीनिया गिफर जैसे विक्टिम्स कैमरा के सामने आए। उन्होंने डिटेल्स में बताया कि उस मैंशन के बंद दरवाजे के पीछे उनके साथ क्या दरिंदगी हुई थी। उनकी इस बेबाक कहानियों ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। पब्लिक को समझ में आ गया था कि सिर्फ ये कोई 1-2 केस नहीं है, ये पूरी की पूरी ट्रैफिकिंग फैक्ट्री थी। तीसरा खुलासा, रिपोर्ट ने यह एक्सपोज किया कि एप्स्टीन ने बचने के लिए बिल्कुल एक माफिया बॉस की तरह काम किया। उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन और एक्स स्पाइसेस यानी कि रिटायर्ड जासूस को हायर किया ताकि वो विक्टिम्स की फैमिलीज को डरा धमका सके। उन्हें ट्रैक किया गया ताकि कोर्ट में कोई उसके खिलाफ गवाही ना दे सके। और चौथा खुलासा, ये रिपोर्ट आते ही पूरे देश में हंगामा मच गया। क्यों? क्योंकि जिस अलेक्जेंडर एकोस्टा ने ये करप्ट डील साइन की थी, वो उस वक्त यानी कि 2018-19 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन चुके थे। जनता का गुस्सा इतना भड़क चुका था कि एकोस्टा को पब्लिक प्रेशर में आकर अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा। ब्राउन की उस रिपोर्ट ने वो कर दिखाया था जो FBI पूरे 10 सालों तक नहीं कर पाई। उसकी रिपोर्ट ने कानून की सोई हुई आंखें नोची और उन्हें खोलने पर मजबूर कर दिया। ये पब्लिक आउटरीच का ही नतीजा था कि जब जुलाई 2019 में एप्स्टीन पेरिस से अपने प्राइवेट जेट में न्यूयॉर्क लौटा तो इस बार वहाँ पर उसका वेलकम करने के लिए ब्लैक कार नहीं बल्कि FBI के एजेंट्स खड़े थे। उसे वहीं अरेस्ट कर लिया गया। इस बार चार्जेस फेडरल थे, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। इस बार कोई डील नहीं होने वाली थी। बेल रिजेक्ट कर दी गई। एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के सबसे डेंजरस प्रिजन MCC यानी कि मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में डाल दिया गया। दुनिया की सबसे ताकतवर जेलों में से एक, जहाँ अमेरिका के सबसे बड़े माफिया बॉसेस, टेररिस्ट और ड्रग लॉर्ड्स बंद थे। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट था कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। एप्स्टीन अब पिंजरे में था और बाहर बैठे उसके ताकतवर दोस्त कांप रहे थे। अगर वो मुंह खोलता तो दुनिया की कई सरकारें गिर जाती। उसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के डार्क सीक्रेट्स थे। अगर ट्रायल शुरू होता तो एप्स्टीन सारे राज खोल देता, सारे नाम बता देता। लेकिन ट्रायल कभी शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन इस हाई सिक्योरिटी फोर्ट्रेस के अंदर एक रात सब कुछ मिस्टीरियस तरीके से फेल हो जाता है। कहानी उस मौत वाली रात से थोड़ा पहले शुरू होती है। 23 जुलाई 2019 को गार्ड्स को एप्स्टीन अपने सेल के फर्श पर बेहोश मिलता है। उसके गले पर निशान थे। क्या उसने खुदकुशी करने की कोशिश की?
या उसके सेलमेट ने उस पर हमला किया, यह आज तक साफ नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने एप्स्टीन को सुसाइड वॉच पर डाल दिया। सुसाइड वॉच का मतलब होता है कि कैदी को पेपर के कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके सेल में कोई बेडशीट या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सके, और गार्ड्स को हर 15 मिनट में उसे चेक करना होता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही 29 जुलाई को किसी अननोन प्रेशर के चलते एप्स्टीन को अचानक सुसाइड वॉच से हटा दिया गया। उसे एक रेगुलर सेल में शिफ्ट कर दिया गया। कानून कहता है कि इस रेगुलर सेल में भी एप्स्टीन अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ एक सेलमेट होना चाहिए और गार्ड्स को हर 30 मिनट में राउंड लगाना चाहिए। लेकिन 9 अगस्त 2019 की शाम को एप्स्टीन के सेलमेट को अचानक वहां से ट्रांसफ़र कर दिया गया। नया सेलमेट कभी आया ही नहीं। अब एप्स्टीन उस सेल में बिल्कुल अकेला था और अब आती है वो रात जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। 10 अगस्त 2019 की सुबह 6:30 जब नए गार्ड शिफ्ट पर आए तो उन्होंने देखा कि जेफरी एप्स्टीन अपने सेल में मुर्दा पड़ा है। न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग फ्लैश होने लगी, जेफरी एप्स्टीन कमिट सुसाइड। लेकिन जब इस सुसाइड की डिटेल्स बाहर आई तो लोगों के होश उड़ गए। सुनिए इस रात के वो 3 कोइंसिडेंट्स जिस पर दुनिया का कोई भी अक्लमंद इंसान कभी भरोसा कर ही नहीं सकता। कोइंसिडेंस नंबर 1, जिन 2 गार्ड्स टोवा नॉवेल और माइकल थॉमस की ड्यूटी थी हर 30 मिनट में एप्स्टीन को चेक करने की, उन्होंने पूरी रात उसे चेक नहीं किया। रिपोर्ट्स कहती कि वो सो गए थे। कोइंसिडेंस नंबर 2, उस कॉरिडोर में जो सीसीटीवी कैमराज लगे थे जो एप्स्टीन के सेल के दरवाजे को रिकॉर्ड करते थे, वो कैमराज ठीक उसी रात टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से बंद हो गए। फुटेज गायब थी। कोइंसिडेंस नंबर 3, एमसीसी जेल में कई दिनों से गार्ड्स की शॉर्टेज चल रही थी और इन गार्ड्स को ओवरटाइम करवाया जा रहा था। शायद वहां की सिक्योरिटी सिस्टम को जानबूझकर कमजोर किया गया। सोचिए, अमेरिका के सबसे हाई प्रोफाइल कैदी जिसके पास दुनिया के सबसे डरावने राज थे, वो अब कथित तौर पर सुसाइड कर लिया, जिसका कोई भी एक्सेप्टेबल एविडेंस मौजूद ही नहीं था। चीफ मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर बारबरा सैमसन ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा, सुसाइड बाय हैंगिंग। कहा गया कि एप्स्टीन ने अपनी बेडशीट का फंदा बनाया, उसे बेड के एक हिस्से से बांधा और आगे की तरफ झुककर अपनी जान ले ली। लेकिन एप्स्टीन के भाई को इन सब रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं था। उसने एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही फेमस पैथोलॉजिस्ट को हायर किया, डॉक्टर माइकल बैडन। बैडन एक बहुत ही फेमस पैथोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे फेमस केसेस को सॉल्व किया था। डॉक्टर बैडन ने जब ऑटोप्सी देखी तो उन्होंने एक ऐसी डिटेल्स दुनिया के सामने रखी जिसने कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर मोहर लगा दी। एप्स्टीन के गले में हाइड बोन जो गले के बीच में होती है और थायराइड कार्टिलेज 3 जगह से टूटी हुई थी। डॉक्टर बैडन ने साफ साफ कहा, फांसी में ऐसा फ्रैक्चर बहुत रेयर होता है, लेकिन किसी का गला घोटने पर यह बहुत कॉमन है। इसके अलावा उसके गले के जो निशान थे वो बेडशीट से मैच नहीं कर रहे थे और उसकी आंखों में ब्लड वेसल्स फटे हुए थे जो गला घोटने की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन सिस्टम ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। ऑफिशियल वर्डिक्ट सुसाइड ही रहा। एक डेड बॉडी कोर्ट में गवाही नहीं दे सकती थी। खेल खत्म हो चुका था। एप्स्टीन चला गया और अपने सारे डार्क सीक्रेट अपने साथ कब्र में ले गया। लेकिन इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। FBI ने अपना पूरा फोकस एप्स्टीन की राइट हैंड वुमेन गिस्लेन मैक्सवेल पर शिफ्ट कर दिया। वो भाग रही थी, छुप रही थी, लेकिन जुलाई 2020 में FBI ने उसे न्यू हैम्पशायर के एक आइसोलेटेड केबिन से दबोचा। दिसंबर 2021 में गिस्लेन मैक्सवेल को सेक्स ट्रैफिकिंग और माइनर्स को ग्रूम करने के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई गई। उन मासूम लड़कियों के लिए जिन्होंने सालों तक ट्रॉमा झेला था, ये एक छोटी सी जीत थी। उनकी आवाज़ आखिरकार सुनी गई थी। गिस्लेन जेल में है, एप्स्टीन जमीन के नीचे है, लेकिन एक फाइल आज भी खुली हुई है दोस्तों। वो लिटिल ब्लैक बुक, वो फ्लाइट लॉग्स। उस लिस्ट में मौजूद वो प्रेसिडेंट्स, वो प्रिंसेस, वो बिलीनियर्स और ताकतवर लोग जिन्होंने इस शैतान के साथ उस आइलैंड पे पार्टियां की थी, उनमें से किसी को भी, जी हाँ किसी को भी आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। वो आज भी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। ये सिर्फ एक इंटरनेट का मीम नहीं, शायद इस सदी का सबसे बड़ा सच है। एक ऐसा सच जो पावरफुल लोगों ने अपनी ताकत से दबा दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्राइम स्टोरी, द एप्स्टीन फाइल। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है? क्या उन लोगों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो बड़े बड़े लोग इन सब में शामिल थे? कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएं। बस लास्ट में एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए आपसे थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।